हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 6 लैंड यूज़। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। तो मैं आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन देती हूँ। हमने सबसे पहले ये जाना था कि हमारे घर में भी हर चीज़ एक फ़िक्स जगह पर होती है। किचन एक फ़िक्स जगह पे होता है, लिविंग रूम एक फ़िक्स जगह पे होता है, बालकनी एक फ़िक्स जगह पे होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि घर डिसऑर्गेनाइज्ड ना हो जाए और हमें डिफ़िकल्टी ना हो। इसी तरीके से लैंड को अलग अलग फ़िक्स्ड कामों के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आए थे ऑफ लैंड यूज़। तो हमने ये जाना था कि लैंड यूज़ का मतलब होता है किसी भी लैंड को किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करना। अब लैंड का यूज़ जो होता है वो अलग अलग कामों के लिए होता है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली वो कैसा लैंड है। सपोज वो मिनरल रिच लैंड है तो उसमें माइनिंग की जाएगी, फर्टाइल प्लेन्स है तो उनमें एग्रीकल्चर किया जाएगा। अब हमने टाइप्स ऑफ लैंड यूज़ पढ़ लिया था। इस पे हमने सबसे पहले रूरल लैंड यूज़ पढ़ा था, रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है और यहाँ पे जो लैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है। मतलब लोग तो एक लिमिटेड एरिया पे रहते हैं लेकिन उनके एग्रीकल्चर के लिए जो उन्हें लैंड मिलता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए जो उन्हें लैंड मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, अनलिमिटेड होता है। अब हमने रूरल लैंड यूज़ में टाइप्स पढ़े थे जिनमें एरेबल लैंड पढ़ा था, ऐसा लैंड जिसमें अभी कल्टीवेशन हो रहा है, एंड फेलो लैंड पढ़ा था जिसमें अभी कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट लैंड हमने समझा था, ऐसा लैंड जो फॉरेस्ट एरिया जिसमें फॉरेस्ट है, जहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। फिर हमने ग्रास लैंड समझा था, ऐसा लैंड जहाँ पे जिसे ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट हम अर्बन लैंड यूज़ पे आए थे। हमने ये जाना था कि अर्बन सेटलमेंट्स होता है कुछ पर्टिकुलर लैंड पे, कुछ पर्टिकुलर जगहों पे शहर बसे हुए होते हैं। और अर्बन एरियाज़ में जो एक अलग चीज़ होती है रूरल एरिया से, वो ये होती है कि अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एंड लैंड कम होता है और वहाँ पे लैंड बहुत सारी वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमने कमर्शियल लैंड यूज़ समझा था कि लैंड को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने रेसिडेंशियल लैंड यूज़ समझा था कि लोगों के रहने के लिए लैंड को यूज़ किया जाता है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़ समझा था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए लैंड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने पब्लिक यूटिलिटी एरिया समझा था जिस पे हमने ये जाना था कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लैंड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने रिक्रिएशनल लैंड यूज़ समझा था, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ की जाती है। देन हमने मिक्स्ड लैंड यूज़ समझा था। मिक्स्ड लैंड यूज़ ऐसा लैंड होता है या लैंड का यूज़ मिक्स कामों के लिए किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता है, रेसिडेंशियल एरियाज़ के लिए भी किया जाता है, या किसी भी चीज़ मिक्स यूज़ किया जाता है। नाउ हमने ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स पढ़ना था। रूरल सेटलमेंट्स स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्री एरिया ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, but the intermediate area in between is called transitional area. In this area, there is a blend of rural and urban land use. In these areas, land use is of mixed nature. अब हम अब हम सब जानते हैं कि जो रूरल सेटलमेंट होते हैं, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, वो अर्बन एरियाज़ के आउटस्कर्ट में होते हैं काइंड ऑफ, या अर्बन एरियाज़ की जो बाउंड्री होती है वहाँ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये दोनों एरिया होता है, जहाँ पे अर्बन एरिया भी होता है, रूरल एरिया भी होता है। ऐसे एरिया को ट्रांजिशनल एरिया कहा जाता है। इस एरिया में जो लैंड होता है वो रूरल सेटलमेंट के लिए भी यूज़ होता है, अर्बन सेटलमेंट के लिए भी यूज़ होता है। इन दिस जोन कल्चरल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो ऑफ अ मिक्स टाइप। ओवर टाइम दिस एरिया इज कन्वर्टेड टू एन अर्बन एरिया एंड दीज रीजन्स बिकम suburbs. बांद्रा, भांडुप आर suburbs ऑफ मुंबई सिटी। अब क्या होता है कि ऐसे एरिया
जहाँ पे दोनों चीज़ें हैं उन्हें मिक्स्ड कामों के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि रूरल सेटलमेंट के काम अलग होते हैं, अर्बन सेटलमेंट के काम अलग होते हैं। अब समय के साथ क्या होते गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है वैसे वैसे ये जो रूरल एरियाज़ हैं अर्बन एरियाज़ के साथ, इन्हें अगेन कन्वर्ट कर दिया गया है अर्बन एरियाज़ में, और अब ये बन गए हैं सबर्ब्स। अब जैसे मुंबई सिटी में बांद्रा एरिया है, भांडुप एरिया है, ये सारे सबर्ब्स हैं। नाउ कमिंग टू प्लान्ड सिटीज़। After the Industrial Revolution, urbanization occurred on a large scale throughout the world. Since this urbanization was not well planned, cities began to grow in a haphazard manner. अब क्या हुआ, हमारे कंट्री में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जब हमारी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ सेटअप होना स्टार्ट हुई थी, उनमें डेवलपमेंट हुआ था, उस सेक्टर में ग्रोथ हुआ था, अर्बनाइजेशन हुआ था बहुत ही लार्ज स्केल में पूरी दुनिया में। लेकिन ये जो अर्बनाइजेशन था ये प्रॉपरली प्लान नहीं था, और धीरे धीरे सिटीज़ कहीं भी सेट होने लग जा रही थी, कहीं भी सेटलमेंट अर्बन एरियाज़ का होने लग जा रहा था, मतलब कोई भी फिक्स जगह नहीं थी, कहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज था। Because of employment opportunities, there is a large scale migration to cities occurred. As a result, the availability of land is always a serious problem in cities. A lot of diversity is visible in the land use of cities. अब क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन जो अर्बन एरियाज़ थे वहाँ पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलने लगी, बहुत सारी नौकरियां लोगों को मिलने लगी, जिस कारण से लोग जाके सिटीज़ में रहने लगे, मतलब जो गांव के लोग थे वो माइग्रेट करके जाके शहरों में रहने लगे नौकरी करने के लिए। और इसी के कारण इन शहरों में जो लैंड था वो कम होने लगा, कम ऐसे होने लगा कि लोग ज़्यादा होने लगे एंड उनके रहने के लिए लैंड कम होने लगा। और क्या होता है कि ये जो सिटीज़ होती हैं इनमें लैंड यूज़ में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखती है, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा था। लिमिटेड लैंड, वेरीड land uses and burgeoning cities resulted in thought of having planned cities for future. Even before a city grows, its land is predetermined and a planned layout is prepared. अब क्या हुआ, लैंड जो था वो लिमिटेड था अर्बन एरियाज़ में, और लैंड का जो यूज़ था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इससे क्या होने लगा कि कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं रहा, कुछ भी प्रॉपर नहीं होने लगा। हर जगह कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रीज़न से या किसी भी काम के लिए लैंड का यूज़ होने लगा, और कुछ भी प्लानिंग से नहीं था, और इसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो लोगों के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम अपने शहर को प्लान करके बनाएं, क्यों ना हम प्लानिंग करें कि किस जगह क्या होना चाहिए, कहाँ पे किस किस चीज़ को सेटल होना चाहिए। तो यहाँ से प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया। इवन बिफोर अ सिटी ग्रोज, इट्स लैंड यूज इज प्री डिटरमाइंड एंड अ प्लान लेआउट इज़ प्रिपेयर्ड। कोई भी सिटी जब धीरे धीरे ग्रो करती है, उसके पहले ही उसकी हर जगह के लिए प्लानिंग हो जाती है कि कहाँ किस जगह को किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा, एक प्लान लेआउट तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंगली द सिटीज़ आर डेवलप्ड, और इसी हिसाब से जगहों को डेवलप किया जाता है। सिंगापुर, सियोल साउथ कोरिया, ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड, वाशिंगटन डीसी यूएसए, ब्राज़ीलिया ब्राज़ील, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, इंडिया एसेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्लान्ड सिटीज़। अब हम यहाँ पे जैसे प्लान्ड सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिटीज़ हैं जो प्लानिंग से ही बनाई गई है, जैसे सिंगापुर है, सियोल है, ज़ुरिच है, वाशिंगटन डीसी है, ब्राज़ीलिया है, चंडीगढ़ है। तो हम जब इन सिटीज़ को देखेंगे, हम इन जगहों पे, इन शहरों पे जब जाएंगे, तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये शहर में हर जगह कितनी प्रॉपर है, हर चीज़ को कितने अच्छे से सेटल करवाया गया है। You may have realized that in different countries, the percentage under various land uses differ. Based on the availability of land, the population of a country, its quality and needs, land use types vary. तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि अलग अलग जो कंट्रीज़ होते हैं
वहाँ पे किस लैंड को किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसका जो परसेंटेज होता है ये अलग होता है। अब किसी भी कंट्री में कितना लैंड एक्चुअली अवेलेबल है वो ज़रूरी है, और वो जो अवेलेबिलिटी है वो एक्चुअली पॉपुलेशन के हिसाब से देखी जाती है कि इतना पॉपुलेशन है और इतना लैंड है, तो उस हिसाब से लोगों के रहने के लिए कितना लैंड अवेलेबल है। उसके बाद ये देखा जाता है कि लोगों की ज़रूरतें कैसी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, और उस हिसाब से लैंड को यूज़ में लाया जाता है। इन इन जापान, फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज़ मोर एंड द परसेंटेज ऑफ लैंड under permanent agriculture is very low. As compared to that in India, the percentage of land under forest is low while the percentage of land under permanent agriculture is high. अब जैसे जापान है, जापान में ऐसा लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऐसा लैंड जिसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब खेत कम है और जंगल ज़्यादा हैं जापान में। लेकिन हमारे इंडिया में देखा जाए तो हमारे इंडिया में उल्टा है। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट के लिए लैंड, हमारे इंडिया में जंगल कम है, और हमारे इंडिया में खेत बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चरल कामों के लिए यूज़ होने वाले लैंड ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू extract. Under land utilization, we have seen how land is put to different uses. The ownership of land could be private or public. Land registration in this context is done under the Revenue Department of the government. All the information about the registered land can be obtained from the Revenue Department in 7/12 extract. Let us get some information about this. तो हमने ये देखा किस तरीके से लैंड का यूज़ किया जाता है अलग अलग कामों के लिए। अब जो लैंड की ओनरशिप है वो दोनों हो सकती है, मतलब आप कोई भी लैंड सपोज़ देख रहे हो तो वो लैंड हो सकता है किसी प्राइवेट आदमी का हो, या वो हो सकता है कि उसकी ओनर गवर्नमेंट हो। अब इसी कारण से लैंड को रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो रजिस्टर्ड लैंड होता है कि कोई भी लैंड है, आपने कोई भी लैंड ख़रीदा सपोज़, तो आपको ये कंपलसरी है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जाके उसे रजिस्टर कराएं। और आप जब ऐसा करते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ को लिखा जाता है, हर चीज़ का जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे रखा जाता है इन द 7/12 एक्सट्रैक्ट। अब इस बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। वन कैन गेट टू नो under whose ownership the land is from the 7/12 extract. The extract is a record kept by the Public Revenue Department. Serial numbers 7 and 12 are distinctive sections of the law pertaining to the ownership of land. तो अगर आपको जानना है कि कोई भी लैंड का मालिक कौन है तो आप इस 7/12 एक्सट्रैक्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं, चाहे आपको पूरे देश में कहीं भी किसी भी जगह के बारे में जानना हो। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये एक्चुअली एक रिकॉर्ड है जो पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेंटेन करती है। इसमें जो सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं 7 और 12, ये एक्चुअली लॉ के अलग अलग सेक्शंस हैं। किस लॉ के सेक्शंस हैं? ऐसे लॉ के जो ओनरशिप ऑफ लैंड की बात करता है। द 7/12 extract is a kind of mirror about the land. This is because just by reading the extract sitting in one place, one can get complete information about the piece of land without actually going there. तो ये जो हम 7/12 एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ये एक मिरर का काम करता है। मतलब आप अपने घर में बैठे हो, आप किसी एक जगह में बैठे हो, आपने अपना लैपटॉप खोला, कंप्यूटर खोला, और आपने पूरे देश के कहीं भी किसी भी लैंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि उसका ओनर कौन है, कब वो रजिस्टर कराया गया था। एंड सपोज़ आपका खुद का लैंड है एंड आपको जानना है उसके बारे में, तो आप उस काम के लिए मेनली यूज़ कर सकते हो। द रजिस्टर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द ओनरशिप राइट ऑफ द फैमिली, स्टेटस ऑफ डेब्ट्स, लोन्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप।
Village form number 7, village form number 12 are combined to prepare as 7 by 12 extract, hence it is termed as 7 by 12 extract. अब ये जो रिकॉर्ड होता है ये होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और एक्चुअली ये सारी चीज़ें रजिस्टर की हुई होती है. इस पे आप जाकर देख सकते हो कि जो लैंड है उसका ओनर कौन है, फैमिली का क्या राइट है उसमें, अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो लोन कितना है, वो ओनरशिप अगर किसी को ट्रांसफ़र हो गई है तो आप वो भी चीज़ें देख सकते हो. ऐसा एरिया जो आपका ऐसा एरिया जो अलग अलग क्रॉप्स में है आप वो भी देख सकते हो. अब होता क्या है, विलेज फॉर्म नंबर 7 एंड नंबर 12 ये दोनों को मिला के 7 बाई 12 एक्सट्रैक्ट को बनाया गया है, इसीलिए इसे 7 बाई 12 एक्सट्रैक्ट कहते हैं. These village forms are available with the talathi of every village for land and revenue collection purposes. अब ये जो विलेज फॉर्म की हमने बात की ये हमें इसलिए अवेलेबल है ताकि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसके काम हो सके, और जो भी उससे रिलेटेड काम है वो सारी चीज़ें हो सके. नाउ हाउ इज़ द 7 बाई 12 एक्सट्रैक्ट रीड. अब ये जो 7 बाई 12 एक्सट्रैक्ट है इससे एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है. ऑक्यूपेंट क्लास 1 मीन्स द लैंड ओवर विच ओनरशिप राइट्स आर अवेलेबल थ्रू जनरेशंस. दिस इज़ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अब वहाँ पे आपको अगर ऑक्यूपेंट क्लास 1 दिया हुआ है और उसमें कोई लैंड मेंशन किया हुआ है तो वो ऐसा लैंड है जिस पे आपका ओनरशिप राइट है, और वो इसलिए है क्योंकि वो आपके एंसेस्टर का लैंड है, वो आपके जो पूर्वज हैं उनका लैंड है, और इसी कारण से इस पूरी जनरेशन आपकी जो पूरी जनरेशन है उन्हें उस पर ओनरशिप राइट है. Now coming to occupant class 2 means the land given by the government to marginal farmers or landless people. Such land can be sold, leased, pledged, given as charity or transferred only with the sanction of district collector. अब जो occupant class 2 वाली जगह होती है वहाँ पे जो लैंड आपको दिया हुआ है ये ऐसा लैंड होता है जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि आप मार्जिनल फार्मर हो या आपके पास कोई भी लैंड नहीं है, आप लैंडलेस हो. इस तरीके का जो लैंड होता है आप उसे बेच सकते हो, लीज पे डाल सकते हो, प्लेज पे डाल सकते हो, चैरिटी पे दे सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सैंक्शन के बाद ही होती है. Below that, under assessment, the amount of tax levied on the land is given in rupees और पैसा. अब इसके नीचे असेसमेंट होता है, और असेसमेंट के नीचे आपको ये बताया गया है कि कितना टैक्स आपके लैंड पे लगाया गया है रुपीज़ में या पैसा में. In other rights, the name of other joint holders are included. This also shows the status of loans taken for agriculture and whether they have been repaid or not. अब जो अदर राइट वाला कॉलम नीचे दिया हुआ होता है वहाँ पे उन लोगों के नाम होते हैं जो आपके साथ जॉइंट होल्डर्स हैं. अब वहाँ भी ये दिखाया जाता है कि उन्होंने कोई लोन तो नहीं लिया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रीपे नहीं किया हो या रीपे कर दिया हो. नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टी कार्ड. ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इज़ रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड. This document showing ownership rights and the area of the property is made available from urban land records. अब ऐसे एरियाज जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उनकी जो ओनरशिप है वो प्रॉपर्टी कार्ड में रिकॉर्ड की जाती है. ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये ओनरशिप राइट दिखाता है और ये बताता है आपकी प्रॉपर्टी में कितना एरिया है जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड में रखा गया है. It has the following information: city, survey number, plot number, amount of tax, area of property assessed, right to assess, etc. अब इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आपको दिए हुए हैं कि सिटी का सर्वे नंबर क्या है, आपके प्लॉट का नंबर क्या है, कितना टैक्स आपको पे करना है, उस प्रॉपर्टी का एरिया कितना है, आपको क्या राइट है उसमें, एवरीथिंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़.
क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो लैंड के यूज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपको दोनों दिया हुआ है, रूरल लैंड यूज़ भी दिया हुआ है, अर्बन लैंड यूज़ भी दिया हुआ है। रूरल लैंड यूज़ को क्या क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, क्लाइमेट, सॉइल, टाइप ऑफ स्लोप, इरिगेशन फैसिलिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। एंड अर्बन लैंड यूज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, तो दैट आर लोकेशन एंड साइट, नेचुरल रिसोर्सेज, हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज़, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्लेग्राउंड्स एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।